हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो आज हम लोग नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले विद्यार्थियों के आए हुए कमेंट। आज से एक दिन पहले कल विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ पेज डाल दिया जिसमें उस वर्ड का उच्चारण, इंग्लिश वर्ड का उच्चारण और हिंदी दोनों होता था। आज उन्होंने कमेंट किया है कि सर इंग्लिश में बहुत बड़े सेंटेंस होते हैं, तो उन्हें कैसे हल किया जाए। तो मैं उन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ कि जो बड़े सेंटेंस हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उसके बाद उन्हें जोड़ते जाएं, तो आप ज़रूर उसको पढ़ना सीख जाएंगे। तो एकाएक आप उस बड़े सेंटेंस को ना पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसके बाद जोड़ते जाएं, तो वह बड़े सेंटेंस का हिंदी जरूर हो जाएगा। और आप जैसा जानते हैं कि वीडियो के अंत में 3 इंग्लिश मीनिंग पूछा जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर इन तीनों मीनिंग का आपने सही जवाब दे दिया, सही स्पेलिंग लिख दिया, तो आपकी तैयारी बहुत ही उत्तम मानी जाएगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर पिछली कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को नहीं पढ़ी है, तो इस चैनल में जाके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। और इस जो सेशन में, वीडियो सेशन में, आपको पूरी इंग्लिश बुक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता का नाम है। नाउ का मतलब होता है अभी, अब, और लिप्स का मतलब होता है पत्तियाँ, और फॉलिंग फास्ट, फास्ट मतलब तेज़ी से, और फॉल मतलब गिरना। तो ये फॉलिंग है, इसका V4 है। तो अभी जो है पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है, ये इस चैप्टर का नाम है कि अब जो है पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है। हालांकि कविता जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका वास्तविक मीनिंग समझेंगे कि यहाँ पर पत्तियों का तेज़ी से गिरना मनुष्यों का तेज़ी से मृत्यु की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के जो कवि हैं, पोएट, वो हैं W.H. ऑडेन। WH यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो WH का फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न ह्यू, और आउडेन तो पहले से ही लिखा हुआ है ना। तो W.H. ऑडेन इनका जो पूरा नाम है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1973 में। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब उन्होंने, और पुलित्जर प्राइज जो है पुरस्कार है, कलेक्शन का मतलब संग्रह होता है, और द एज ऑफ एंजाइटी उनकी रचना का नाम है। तो उन्होंने 1948 में पुलित्जर पुरस्कार अपनी रचना, अपनी संग्रह द एज ऑफ एंजाइटी के लिए जीता था। किसने जीता था, तो W.H. ऑडेन ने। चलिए अब उसके बाद, वाज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट, वर्स, ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। यहाँ देखिए कॉमा लिखा हुआ है वाज के बगल में, तो वाज के बगल में ये कॉमा लगा हुआ है, तो W.H. ऑडेन का संबंध इस अगले क्या है, ट्रांसलेशन से बता रहा है। तो W.H. ऑडेन वाज, यहाँ पर वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, मतलब बहुमुखी, है ना। बहुमुखी वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत सारे कलाओं को जानते हैं, इसलिए वे वर्सेटाइल या मल्टी टैलेंटेड कहलाते हैं। और इंटेलेक्चुअली मतलब होता है बुद्धि से भरा हुआ, तेज। बिगरस का मतलब होता है सशक्त, स्ट्रिक्ट। और वर्ड्स का मतलब होता है कविता, है ना, या पद। और ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है नाटककार। और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। और ट्रांसलेटर का मतलब अनुवादक। और एडिटर का मतलब संपादक। आलोचक क्या होता है, समाज के किसी भी मुद्दे पर जो बात करते हैं वो क्रिटिक है। तो W.H. ऑडेन
एक बहुमुखी बुद्धि से भरे हुए सशक्त कवि, कविता के नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक थे। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम which should deepen people's सेल्फ अवेयरनेस। पोएट्री मतलब कविता, सीरियस मतलब गंभीर, और डीपेन मतलब गहरा, पीपल मतलब लोग, यहाँ एस लगा होता है लोगों का, सेल्फ मतलब स्वयं या आत्म, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कविता उनके लिए, डब्ल्यू एच ऑडेन के लिए एक गंभीर चीज़ थी, ठीक है, और ये कविताएं लोगों के आत्म जागरूकता को गहरा बनाती थी। इसीलिए कविता जो था डब्ल्यू एच ऑडेन के लिए क्या था, एक गंभीर टॉपिक था, गंभीर चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर हम निकालना चाहें तो डब्ल्यू एच ऑडेन लिखा हुआ है, इनका फुल फॉर्म नाम में क्या है, तो वेस्टन ह्यू ऑडेन। इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में। मृत्यु कब हुई थी, 1973 में। पुलित्जर पुरस्कार जो है कब मिला था, 1948 में। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है ना। किस लिए, किस रचना के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। और ये किन के लिए पोइट्री एक सीरियस गेम था, तो डब्ल्यू एच ऑडेन के लिए। क्यों, क्योंकि उनकी कविताएं लोगों के आत्म जागरूकता को क्या बनाती थी, गहरा बनाती थी। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब। तो बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेज। यहाँ पर इन नो केस के मतलब किसी भी तरह से नहीं, या किसी भी मामले से भी नहीं। डायरेक्टली मतलब सीधे, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और चॉइसेज मतलब पसंद। और ये किसके बारे में कहा गया है, तो कविताओं के बारे में कहा गया है। तो कविताओं को किसी भी तरह से नहीं मनुष्यों के राजनीतिक और धार्मिक पसंदों पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। तो कविताओं को सीधे तौर पर मनुष्यों के राजनीतिक और धार्मिक चुनावों या पसंदों पर सीधे तौर पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए, इसका हिंदी हुआ। उसके बाद हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज। मतलब क्या हुआ है, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना या दर्शाना, इंटरेस्ट का मतलब रुचि, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, अफेयर्स मतलब घटना या मामला, और आइडियाज मतलब विचार है। तो उनकी पहली जो है प्रारंभिक कविताएं थी, उनकी रुचि को राजनीतिक मामलों और राजनीतिक विचारों में दर्शाती थी। उनकी जो प्रारंभिक कविताएं थे उनकी रुचि को राजनीतिक मामलों और विचारों में दर्शाती थी, इसका हिंदी हुआ। बट हिज लेटर पोएम्स आर ओबर्टली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। लेटर का मतलब बाद में, और ओबर्टली मतलब अधिकांशता, अधिक है ना, ज़्यादा ज़्यादा, और मोड का मतलब होता है अधिक होता है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और टोन मतलब स्वर या धुन। तो उनकी जो बाद की कविताएं होती थी वो है ना अधिक से अधिक क्रिश्चियन धर्म से संबंधित होती थी, या अधिक से अधिक क्या चीज़, खुद से संबंधित होती थी, खुद के स्वर में होती थी, व्यक्तिगत स्वर में होती थी, इसका हिंदी है। एज अ टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन मतलब होता है तकनीकी जो सुधार करता है उसको टेक्नीशियन कहते हैं, लेकिन यहाँ जो खोजकर्ता के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। तो एज मतलब रूप में, तो खोजकर्ता के रूप में ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। एक्सप्लोर्ड मतलब खोजा, वैरायटी मतलब विभिन्न, स्टेंजा का मतलब होता है श्लोक, फॉर्म्स का मतलब होता है रूप, और मीटर्स का मतलब छंद। मीटर मतलब गणित की एक इकाई है मापने की, और मीटर्स का मतलब छंद। तो एक खोजकर्ता के रूप में ऑडेन ने विभिन्न प्रकार के श्लोक रूपों और छंदों की खोज की। उसके बाद ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स। अब देखिए पैशन का मतलब होता है जुनून, उसके बाद क्वाइनिंग का मतलब जोड़ना, वर्ड मतलब शब्द, शब्दों को जोड़ना, और यूज मतलब प्रयोग करना, आर्केइक वर्ड मतलब होता है पुराने शब्द। तो उनको शब्दों को जोड़ने का
और पुराने शब्दों के प्रयोग करने का एक क्या था, जुनून था। किन को? तो WH ऑडेन को। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो विच मतलब जो, है ना, मेक मतलब बनाता था, एट टाइम्स मतलब कई बार, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो जो उन्हें कई बार समझने में मुश्किल बनाता था। क्या चीज़ बना उनको समझने में मुश्किल होता था कि वे जो शब्दों को जोड़ते थे, वर्ड क्वाइनिंग करते थे, और उसके बाद पुराने शब्द का प्रयोग करते थे, आर्केइक वर्ड्स का, इसीलिए उनको समझने में क्या होती थी, मुश्किल होती थी। उसके बाद ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। उसके बाद देखिए, अर्ली मतलब शुरुआती, सेटल मतलब बस गए, परमानेंटली मतलब अस्थायी रूप से, तो और लेफ्ट मतलब छोड़ दिए। उन्होंने ये इंग्लैंड को छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? तो 1939 के शुरुआत में ही उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और अस्थायी रूप से यूनाइटेड स्टेट में जाके क्या हो गए, सेटल मतलब बस गए। ये हो गया इसका हिंदी। चलिए, उसके बाद ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। यहाँ पर वर्क मतलब रचनाएं, काम नहीं। तो वर्क मतलब रचनाएं, डिवाइडेड मतलब बांटा गया है ना। तो ऑडेन की रचनाएं को ब्रिटिश और अमेरिकन दो चरणों में बांटा गया। फेज मतलब चरण में बांटा गया, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था तो वो तो इंग्लैंड में हुआ था, और कहाँ जाकर बस गए थे, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बस गए थे, इसलिए दो चरणों में उनकी रचनाओं को बांटा गया है। तो इससे ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से निकलता है कि उनकी जो प्रारंभिक रुचि थी किसमें थी, तो पॉलिटिकल अफेयर में और एंड आइडियाज़ में, राजनीतिक मामले और विचार में थी। बाद में उनकी रुचि क्या में हुई, तो क्रिश्चियन में हुई, क्रिश्चियन धर्म में, और पर्सनल अपने व्यक्तिगत स्वर में हुई। उन्होंने क्या चीज़ की खोज की, तो विभिन्न प्रकार के श्लोक रूपों का और छंदों का क्या किया, खोज किया। उनको क्या चीज़ में क्या था, जुनून था, तो शब्दों को जोड़ने में और पुराने शब्दों का प्रयोग करने में, इसीलिए उनको समझना मुश्किल भी होता था। उन्होंने कब इंग्लैंड को छोड़ दिया, तो 1939 के शुरुआत में ही। कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए। उनकी रचनाएं कितने भागों में बटी हुई है, तो दो भागों में, ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, दो चरणों में बटी हुई है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। नोटेबल मतलब प्रसिद्ध, वर्क्स मतलब रचनाएं, फेज मतलब चरण। तो ऑफ जब भी लगा रहता है तो दूसरे तरफ से हिंदी करें। तो उनके अंग्रेजी चरण की प्रसिद्ध रचनाएं क्या, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम थी। सब इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड द ये न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ अकील्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ लगा हुआ है तो इधर से हिंदी करेंगे कि उनकी अमेरिकन चरणों की प्रसिद्ध रचनाओं में न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग एंड द एज ऑफ एंजाइटी, द शील्ड ऑफ अकील्स जो क्या है, इंक्लूड मतलब शामिल है। ये इनकी अमेरिकन रचनाएं हुई। उसके बाद द प्रजेंट लिरिक, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका हिंदी कि जो वर्तमान में जो दिया गया लिरिक है, कविता है, तो वह कविता जो है कि उसका नाम क्या है, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनेक्ट्स मतलब दर्शाना होता है, दर्शाना। फ्रस्ट्रेशन मतलब हताशा। इनहेरेंट का मतलब हुआ होता है बसा हुआ होना, और ह्यूमन लाइफ का मतलब मनुष्य के जीवन में। तो जो प्रेजेंट कविता है, धुन है, लिरिक मतलब कविता या धुन, वह जो है मनुष्य के जीवन में बसे, है ना, हताशा को दर्शाती है। ये जो जो आपका कविता है, ये मनुष्य के जीवन में बचे जो बसे हुए हैं
वह हताशा जो है, निराशा, उसको दर्शाएगी, यह जो कविता है वह। और उसके बाद द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड। एस्पिरेशन मतलब इच्छा, फुलफिल्ड मतलब पूरा। तो वे इच्छाएं जो पूरी नहीं होती है उसको ये चैप्टर की कविता दर्शाएगी। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज। तो यहाँ पर देखिए, सेंस का मतलब भाव, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, एवरी मतलब प्रत्येक, और इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और लिव्स मतलब जिंदा होना, डाइज मतलब मरना। तो अकेलेपन की भाव में, जिसमें हर जो कोई व्यक्ति है वो जीता है या मरता है, तो इस कविता द्वारा दर्शाया जाएगा। तो इस कविता द्वारा 3 चीज़ दर्शाएगा। एक, मानव जीवन में बसे हुए हताशा को दर्शाया जाएगा, और उन इच्छाओं को दर्शाया जाएगा जो पूरी नहीं हुई है, और अकेलेपन के कारण कोई भी व्यक्ति जीता या मरता है उसके बारे में इस कविता में दर्शाया जाएगा। तो इनसे ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है कि उनकी जो ब्रिटिश या इंग्लिश चैनल में जो रचनाएं थी क्या क्या थी। तो द ऑरेटर था, द डांस ऑफ डेथ था, और इस स्ट्रेंजर था, स्पेन था, और अनदर टाइम था। और अमेरिकन फेज की जो रचनाएं थी वो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, एंड द एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, और द शील्ड ऑफ अकील्स थी। और ये जो प्रेजेंट कविताएं क्या दर्शाती है, तो फ्रस्ट्रेशन को दर्शाती है, और एस्पिरेशन जो पूरा नहीं हुआ उसको दर्शाता है, और अकेलापन को दर्शाता है जिसके कारण कोई भी आदमी जिंदा होता है या मर जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं कविता पे, अपने कविता पे। तो देखिए आपका कविता आ गया। तो आपके कविता का पहला लाइन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ का मतलब अब, और लिप्स का मतलब होता है पत्तियाँ, लीफ का प्लूरल है, और फॉलिंग मतलब गिरना, और फास्ट का मतलब होता है तेजी से। तो अभी पत्तियाँ तेजी से गिर रही है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका रियल मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, लिप्स जो है ये प्रकृति का ऑब्जेक्ट है। यहाँ लिप्स का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य जो है तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, ये इसका वास्तविक मीनिंग हुआ कि मनुष्य जो है तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका दूसरा लाइन है, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। देखिए यहाँ नर्सेज फ्लावर्स, ये कौन सा फूल का पेड़ होता है, तो नर्स जो होता है, नर्स मतलब सेवा करने वाला, है ना, फ्लावर्स मतलब फूल, सेवा करने वाला फूल थोड़ी होगा। तो नर्स जो होता है, तो एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें लाल लाल जो है ना फूल पड़ता है, और उसके बीज जब नीचे गिरते हैं तो छोटे छोटे फूल उग जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं नर्सेज फ्लावर, है ना। नर्स का जो अगर बीज गिरेगा तो छोटा फूल अगर नीचे गिरे जो उगेगा तो उसको कहेंगे नर्सेज फ्लावर, है ना। और आपने यूट्यूब के थंबनेल में देखा होगा, उस पेड़ का जो है चित्र दे दिया गया, नर्स के पेड़ का, ठीक है। तो नर्सेज फ्लावर मतलब नर्स की सहायता से उगने वाले फूल जो हैं वो अब नहीं बचेंगे, इसका शाब्दिक का मतलब हो गया, है ना। इसका वास्तविक अर्थ तीसरे लाइन से पता चलेगा, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन। नर्सेज जो आपका पेड़ है ना, वे ग्रेव मतलब कब्र, अगोन मतलब चले गए हैं, जो पेड़ हैं वही अब कब्र चले गए हैं, है ना। पहला लाइन का तो आप वास्तविक मतलब समझ गए कि पत्ते तो तेजी से गिर रहे हैं, मतलब मनुष्य जो है मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा लाइन का हिंदी करने से पहले आपको तीसरा समझना पड़ेगा, तब तीसरे से दूसरे में आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है कि नर्स के जो है फूल ही तेजी से क्या हो गए, कब्र में चले गए हैं। मतलब क्या है, मनुष्य जो है अपने स्वार्थ को पूर्ति कर वो कब्र में जा चुका है ना। ये हो गया आपका तीसरा लाइन का हिंदी, कि मनुष्य अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर, है ना, वो कब्र में जा चुका है, और उसकी सहायता के लिए नर्सेज फ्लावर मतलब सहायता से उगने वाले फूल थे, तो उसकी सहायता से, उसके आश्रय से जो भी व्यक्ति जीवित हैं वे भी अब नहीं बचेंगे। तो इस तीनों का हिंदी क्या हो गया कि मनुष्य तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और जो मनुष्य स्वार्थ को पूरा करने के लिए, है ना, अपनी काम करता है वह कब्र में चला गया है, और उसके आश्रय से जो भी व्यक्ति है अब वो भी नहीं बचेगा।
एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स का मतलब होता है बच्चा का गाड़ी जो 3 पहियों का होता है ना। और रोलिंग मतलब होता है लुढ़कना। तो बच्चे की गाड़ी है ना, अब वो चल रही है। अब बच्चे की गाड़ी जो होती है 3 पहियों वाली होती है और चल रही है, का मतलब क्या हुआ इसका वास्तविक मतलब कि बच्चे की गाड़ी मतलब मनुष्य का जो है ना, वो गाड़ी 3 पहिया होती है कि मनुष्य जो होता है पहले जन्म लेता है, फिर युवा अवस्था में आता है और फिर वह बूढ़े होकर मर जाता है। तो यह जो सिलसिला है वह चलते जा रहा है। इस लाइन का हिंदी हुआ वास्तविक हिंदी कि मनुष्य का जो है 3 पहियों वाली जो अवस्था है, जन्म वाली अवस्था, युवा अवस्था और मृत्यु जो बूढ़ा होकर मृत्यु वाली अवस्था है, ये सिलसिला चलते जा रहा है। तो इस चारों लाइन का अगर हिंदी हम देखें कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लोग मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। और मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति जो कर रहे हैं वह कब्र में जा चुके हैं और उनके आश्रय से जो भी व्यक्ति हैं वे भी अब नहीं बचेंगे। और बच्चे की गाड़ी जो लुढ़क रही है का मतलब है कि मनुष्य के जीवन की जो 3 अवस्थाएं हैं, आपका बाल्यावस्था और जो उसके बाद जन्म लिए और उसके बाद युवा बन गए और उसके बाद बूढ़े होकर मर गए, ये तीनों जो है ये सिलसिला वो चल रहा है। तो ये इसका हिंदी हो गया। एक बार पूरा वास्तविक मतलब समझ लेते हैं। सिर्फ वास्तविक मतलब कि मृत्यु की तरफ है जो मनुष्य जो तेजी से बढ़ रहा है। जो मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं वे कब्र में जा चुके हैं और उनकी आश्रय से जो भी व्यक्ति बचे हैं वो भी अब नहीं बचेंगे। लेकिन जो यह सिलसिला है जन्म लेने का, बढ़ने का और मृत्यु का, ये अभी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो प्राइम्स गो रोलिंग ऑन का मतलब होता है जीवन का सिलसिला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला स्टेंजा। तो आपका अगला स्टेंजा है विस्परिंग नीबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग, विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना, नीबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, और लेफ्ट मतलब बाएं, राइट मतलब दाएं। तो इसका मतलब क्या ऐसा होना चाहिए कि कानाफूसी करने वाले पड़ोसी बाएं और दाएं हैं? जी नहीं, इसका मतलब ये है कि जो विस्परिंग नीबर्स बोल रहे हैं मृत्यु के दूत को, मैसेंजर ऑफ डेथ, है ना। विस्परिंग नीबर्स का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ मतलब यमराज, है ना, जिनको हम लोग यमदूत या यमराज करते हैं, वे बाएं और दाएं हैं, मतलब हमारे सिर पर क्या होते हैं, मंडरा रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। प्लक मतलब होता है फूल को तोड़ना, तो यहाँ तोड़कर अलग करना हो रहा है। प्लक मतलब अलग करना, रियल मतलब वास्तविक, डिलाइट मतलब खुशी, फ्रॉम मतलब से। वह हम लोगों को, है ना, अपने वास्तविक खुशी से अलग करना चाहते हैं। कौन? यमराज, है ना। उसके बाद देखिए एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। अभी हम लोग शाब्दिक अर्थ पढ़ रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ पढ़ेंगे। और जो सक्रिय हाथ जो है ना, जीवन में जो सक्रियता है, जो काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, मतलब जम जाएंगे। जो हाथ जो काम करने वाले वो जम जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। लोनली मतलब अकेले, सेपरेट मतलब अलग अलग, नीज मतलब घुटने। तो अलग अलग घुटने पर वे अकेले हो जाएंगे। जिस देखिए अब इसका मतलब समझिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत यहाँ पर होगा आपके चौथे लाइन से। तो ये कविता बूढ़े लोगों के लिए है, मेनली फ्रस्ट्रेट लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए है। तो जो है बूढ़े लोगों को, है ना, सेपरेट नीज का मतलब हो रहा है कि उनको अपने शरीर के साथ लोनली मतलब अकेला कर दिया जाता है। बूढ़े होने के साथ साथ जब वे बूढ़े होते हैं तो उन्हें उनके शरीर के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। मृत्यु के दूत विस्परिंग नीबर्स उनके सिर पर मंडरा रहे होते हैं और वे चाहते हैं कि उनको जो है बूढ़े को, है ना, या लाचार लोगों को या फ्रस्ट्रेट लोगों को उनके वास्तविक खुशी से मतलब उसको अलग कर दिया जाए, उनको मृत्यु दे दिया जाए, ऐसा वो चाहते हैं। कौन? यमराज। एंड द एक्टिव हैंड्स, और उनकी जो सक्रियता है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। एक दिन ऐसे भी आता है उनकी सक्रियता जीवन से क्या हो जाती, खत्म हो जाती है। ये इसका हिंदी हुआ। तो ये चारों लाइन को अगर हम लोग जोड़ लें कि बुढ़ापे में लोगों को उनके शरीर के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है और यमराज उनके सर पे मंडराते रहते हैं और उन्हें चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी वास्तविक खुशी से अलग कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। और एक दिन ऐसा भी आता है कि उनकी सक्रियता जो जीवन में वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस 4 लाइन का हिंदी हो गया।
ठीक है। अगले जो 4 लाइन है उससे पहले हम लोग ऊपर वाले 4 लाइन का मतलब समझ जाते हैं। ये वास्तविक मतलब सिर्फ समझते हैं कि जो मनुष्य जो है तेज़ी से मर रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जो मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति करते हैं वे कब्र में जा चुके हैं, और उन पे जो आश्रित लोग हैं वो भी बचेंगे नहीं, क्योंकि वह उन पे आश्रित हैं। और बच्चे के गाड़ी मतलब जो है मनुष्य का जो जीवन है, जो 3 अवस्थाओं वाली, जन्म लेने वाला और युवावस्था वाला और बुढ़ापे के कारण मर जाने वाला, तीनों अवस्था, ये सिलसिला है वह चलते जा रहा था, ऊपर वाला लाइन। और उसके बाद नीचे वाला लाइन था कि बुढ़ापे में शरीर को, उनके शरीर के साथ उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण मृत्यु के दूत उनके सर पे मंडरा रहे होते हैं, और वे मृत्यु के दूत मतलब यमराज उनको मारना चाहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनकी सक्रियता जीवन के साथ क्या होती है, खत्म हो जाती है, वे मृत्यु के आगोश में समाप्त जाते हैं। ये 2 लाइन का हिंदी हुआ, 2 स्टेंजा का हिंदी हुआ। चलिए हम लोग अब तीसरे स्टेंजा में आते हैं। चलिए तीसरा स्टेंजा आपका जो है ना, तीसरा स्टेंजा था डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। अब यहाँ पर देखिए, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक का मतलब क्या होता है। तो डेड मतलब मरा पड़ा, 100 मतलब सैकड़ों, और एट द बैक मतलब पीछे, बैक मतलब पीछे। ठीक है। तो ये कहना क्या जा रहा है कि हम लोग तो ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पीछे भी सैकड़ों लोग हैं, वो मरते जा रहे हैं, है ना। हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम लोग के पीछे जो सैकड़ों लोग हैं वो मरते भी हैं। ठीक है। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, लेकर जाना, है ना। और उसके बाद वुडन मतलब होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुडन मतलब होता है लकड़ी का कॉफिन। कॉफिन मतलब होता है ताबूत, है ना, लकड़ी का ताबूत जिसमें डेड बॉडी को, लाश को, है ना, या मुर्दा को रखा जाता है, उसको वुडन कहा जाता है। तो आवर ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, है ना, या यात्रा। उसके बाद देखिए मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग मरते जाते हैं, उन्हें उनके अंतिम यात्रा पे लकड़ी के ताबूत में लेकर जाया जाता है। आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव। आर्म्स मतलब बाहें, है ना, हमारी बाजुएं, हाथ। रेज्ड का मतलब उठना, स्टीफली मतलब क्या होता है, सख्तता से। रिप्रूव मतलब क्या हो रहा है, धुतकार से, है ना। उसके बाद या डांट से, धुतकार से। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। लव मतलब प्यार, एटीट्यूड मतलब व्यवहार या मनोदशा, फॉल्स मतलब झूठे। तो अब यहाँ हो रहा क्या, झूठे व्यवहार, है ना, झूठे व्यवहार, झूठे प्रेम के व्यवहार को दिखाने के लिए, झूठे प्रेम के व्यवहार को दिखाने के लिए और धिक्कार से बचने के लिए, मतलब अपने फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए, हम लोग अपने हाथ क्या कर लेते हैं, सख्ती से, स्टिफली मतलब सख्ती से उठा लेते हैं। जब लोग, सैकड़ों लोग मरते हैं और उन सैकड़ों लोगों को, उनको ताबूत में लेकर अंतिम यात्रा पे जाते हैं। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि जब सैकड़ों लोग पीछे, हमारे पीछे मरते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने झूठे प्रेम को दिखाने के लिए, समाज के धुतकार से बचने के लिए सख्ती से अपने हाथों को उठा लेते हैं और उन्हें लकड़ी के ताबूत में बंद कर कर उनके अंतिम यात्रा पर लेकर जाते हैं। ये आपका तीसरा स्टेंजा हुआ। आपका पहला स्टेंजा था मृत्यु की तरफ लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। वे मनुष्य जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं वो कब्र में जा चुके हैं, और उन पे जो आश्रित लोग हैं वो भी अब नहीं बचेंगे। और उसके बाद था कि मनुष्य का जो जीवन का तीनों अवस्था है, मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य का मरना, और मनुष्य का जन्म लेना और उसका बड़ा होना और उसका मरना, ये सिलसिला अभी तक जारी है। उसके बाद दूसरा स्टेंजा क्या था, दूसरा स्टेंजा ये था कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें उनके शरीर के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। मृत्यु के दूत उनके सर पे मंडरा रहे होते हैं, है ना। और उसके बाद कि लोग, वे यमराज जो है ना, मृत्यु के दूत उन्हें मारना चाहते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वे क्या हो जाते हैं, अपनी उनकी सक्रियता जीवन में ख़त्म हो जाती है, और वे क्या होते हैं, अब वो क्या कहते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और इसका हिंदी क्या था कि लोग अपने झूठे प्रेम को दिखाने के लिए, जो सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं,
है ना, वो मरे पड़े हैं और समाज के धूर्तकार से बचने के लिए सख्ती से अपने हाथों को उठाते हैं और अंतिम यात्रा पे उनको लेकर जाते हैं। इसका हिंदी हो गया। चलिए हम लोग अब अपने अगले स्टेंजा में चलते हैं। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड। स्टार्व मतलब भूखा, लीफलेस है ना, लीफलेस, लीफ मतलब पत्ती, लेस मतलब कमी, जहाँ पत्ती नहीं हो उसको कहते हैं लीफलेस। अब वुड मतलब यहाँ लकड़ी नहीं, जंगल। तो भूख की कमी के कारण पर्णविहीन जंगल में, पत्ता जहाँ नहीं है उस जंगल में, भूख के कारण है ना, जहाँ पत्ता नहीं है उस जंगल में, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रॉल्स का मतलब होता है ना, वैसी भयानक जीव जंतु, है ना, जो देखने में भद्दे और खूंखार होते हैं, उनको ट्रॉल्स कहा जाता है ना। इनका स्कैंडिवियन माइथोलॉजी में वर्णन है। वो जो जर्मनी देश की एक माइथोलॉजी है, जैसे हम लोग के देश का महाभारत पौराणिक कथा है, तो उसी तरह है ना, स्कैंडिवियन माइथोलॉजी में एक जीव है जो ट्रॉल्स है, जो भयानक है और भद्दा है। और स्कॉल्डी का मतलब होता है आक्रोश, है ना, आक्रोश। और देयर फूड मतलब यहाँ भोजन। तो जो जैसे भयानक जीव जंतु आक्रोश पूर्वक अपने भोजन की तलाश में, जो भूखे रहने के कारण अपने भोजन की तलाश में जंगल में, है ना, जंगल मतलब जिस जंगल में पत्ते नहीं रहते हैं उस जंगल में क्या करते हैं, घूमते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रॉल्स का मतलब हो रहा है यहाँ पर भयानक जीव जंतु जो खूंखार होते हैं। तो मनुष्य भी अब क्या हुआ, दैत्य बनकर अपने भूख को मिटाने के लिए भोजन की तलाश में, है ना, लीफलेस वुड मतलब मतलबी दुनिया में क्या कर रहा है, इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जब उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो वह अपने खुद के प्राणियों को ही क्या करता है, खा लेता है। ये 2 लाइन का वास्तविक मतलब हुआ। ठीक है। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब। नाइटिंगल का मतलब बुलबुल, डम्ब मतलब गूंगा, है ना। बुलबुल क्या है, गूंगा है। अब यहाँ बुलबुल जो है सभ्य लोग को कहा गया, नेक लोग को कहा है, जिम्मेवार लोग को कहा गया है ना। चूंकि जो है बुलबुल जो है ना, गूंगा, अर्थात सभी लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो गूंगे हैं। इसीलिए मनुष्य जो है दैत्य बनकर अपने भोजन की तलाश में, है ना, भूख को मिटाने के लिए मतलबी दुनिया में क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और भोजन ना मिलने पर वो अपने लोग को क्या कर रहा है, खा रहा है। एंड द एंजल विल नॉट कम। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी फरिश्ता, एंजल मतलब फरिश्ता, नहीं आएगा हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग की सहायता करने के लिए। तो जब मनुष्य जो है दैत्य बनकर अपने भूख को खत्म करने के लिए भोजन की तलाश में इधर उधर मतलबी दुनिया में घूम रहा है और अपने ही जीव को खा रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो है ना, हमारे जो सभ्य लोग हैं, नेक लोग हैं, वे सब क्या है, गूंगे पड़े हुए हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी फरिश्ता हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे, सहायता करने के लिए नहीं आएंगे। ये आपका चौथा स्टेंजा हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग 5वें स्टेंजा में आएंगे, फिर एक बार सारा का सारा हिंदी कर लेंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। कोल्ड का मतलब ठंडी, इम्पॉसिबल मतलब असंभावित रूप से, अहेड का मतलब आगे बढ़ना, है ना। ठंडी असंभावित रूप से आगे बढ़ते रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो कोल्ड मतलब ठंडी है, मतलब यहाँ कष्ट हो रहा है। ये बूढ़ों के बारे में वर्णन है, बीमार के लोगों के बारे में, फ्रस्ट्रेट लोगों के बारे में वर्णन है ना, या अकेले लोगों के बारे में वर्णन है। तो जो ठंडी है ना, ठंडी आगे बढ़ने का मतलब असंभावित रूप से आगे बढ़ने का मतलब जो कष्ट है मानव जीवन में वो असंभावित रूप से आगे बढ़ते रहता है। ये पहला लाइन का वास्तविक मतलब हो गया। लेकिन ये इसका जनरल मतलब क्या था कि ठंडी असंभावित रूप से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इसका वास्तविक मतलब कि मनुष्य के जीवन में, है ना, कष्ट जो होता है असंभावित रूप से आगे बढ़ते रहता है उन मनुष्यों के रूप जीवन में जो क्या है, अकेले हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनके बारे में। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। तो लिस्ट का मतलब होता है क्या, श्रृंखलाएँ। और माउंटेन्स का मतलब पहाड़। और लवली का मतलब होता है सुंदर। और हेड का मतलब चोटियाँ यहाँ हो रहा है, हेड का मतलब सिर नहीं, क्योंकि पहाड़ों की चोटियाँ होती है। तो यहाँ हो रहा है पर्वतों की श्रृंखलाओं की सुंदर चोटियों, है ना, पर्वतों की श्रृंखलाओं की सुंदर चोटियों। अब उसके बाद अगर तीसरा लाइन हिंदी करेंगे तब हम लोग दूसरा लाइन का हिंदी कर पाएंगे वास्तविक मतलब। इसका तो अगर शाब्दिक मतलब निकालें
तो पर्वतों की श्रृंखलाओं की सुंदर चोटियों से क्या, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। हुज मतलब जिसका, वाइट मतलब श्वेत सफ़ेद, और वाटरफॉल मतलब झरने, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, है ना। तो पहाड़ों की सुंदर सुंदर श्रृंखलाओं वाली चोटियों से जिसके जल सफ़ेद हैं, वे क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, ये इसका शाब्दिक मतलब है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या इसका वास्तविक मतलब क्या है। कि जो है इसका मतलब तो था पहला लाइन का मतलब कि ठंडी अब असंभाविक रूप से आगे बढ़ते रहती है। मतलब मनुष्य के जीवन में, लाचार लोगों के जीवन में जो कष्ट होता है वो असंभावित रूप से आगे बढ़ते रहता है। ईश्वर, है ना, ईश्वर जो है पर्वतों की श्रृंखलाओं की सुंदर चोटियों से श्वेत रूपी अमृत जल लेकर आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं मतलब मुक्ति देते हैं। किनको, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ट्रेवलर्स का मतलब होता है पथिक। यहाँ ट्रेवलर्स का मतलब हो रहा है बूढ़े व्यक्ति, एजिंग पर्सन, या संघर्ष करने वाले लोग, या जो अकेले लोग हैं, फ्रस्ट्रेट लोग हैं, वे हैं ट्रेवलर्स। तो ट्रेवलर्स को, पथिकों को उनके अंतिम अंतिम डिस्ट्रेस मतलब कष्ट, उनके अंतिम कष्ट से क्या करते हैं, ईश्वर मुक्ति दे देते हैं। ये आपका चौथा लाइन हो गया। तो ये चारों लाइन का हिंदी देख लेते हैं। कि ठंडी असंभावित रूप से आगे बढ़ती जाती है, मतलब है ना, मानव जीवन में, लाचार लोगों के जीवन में कष्ट जो होता है आगे बढ़ते जाता है। पहाड़ों के सुंदर, है ना, पहाड़ों की श्रृंखलाओं की सुंदर चोटियों से, मतलब ईश्वर जो है पर्वतों के श्रृंखलाओं के सुंदर चोटियों से आते हैं और क्या लेकर आते हैं, है ना, सफ़ेद, है ना, सफ़ेद जल जो होता है, अमृत रूपी जल लेकर आते हैं। और पथिकों को, जो लाचार लोगों को, बूढ़ों को और बीमार लोगों को, फ्रस्ट्रेट लोगों को उनके अंतिम राहत से ब्लेस मतलब मुक्ति दिला देते हैं। ये आपका स्टेंजा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम लोग शुरू से एक बार देख लेते हैं। तो शुरू से अब देखते हैं हम लोग कि पत्ते यहाँ पर हो रहा है। हम लोग वास्तविक मीनिंग समझेंगे। मनुष्य तेज़ी से मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण कब्र में जा रहा है, इसलिए उस पर जो भी आश्रित लोग हैं वो भी अब नहीं बचेगा। और मनुष्य के जीवन की तीन अवस्थाएं जो है, उसका जन्म लेना, उसका बढ़ना और मृत्यु होना, ये तीनों का जो है सिलसिला वो चलता ही जा रहा है। उसके बाद जो है कि वृद्धावस्था में लोगों को उनके शरीर के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है और मृत्यु के दूत मतलब यमराज उनके सिर पर मंडरा रहे होते हैं और चाहते हैं कि उनके जो वास्तविक खुशी है उनके ज़िंदगी से उनको अलग कर दें, है ना। एक दिन ऐसा भी आता है कि उनकी सक्रियता जीवन से ख़त्म हो जाती है और वे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कि लोग अपने झूठे प्रेम को दिखाने के लिए, है ना, समाज की धुंधकार से बचने के लिए, है ना, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अपने बाहों को, है ना, शक्तिपूर्वक उठाते हैं। और जो लोग, है ना, पृष्ठभूमि पर, है ना, सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, उन्हें, है ना, लकड़ी के ताबूत में डालकर अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं। ये आपका तीसरा हो गया स्टेंजर। चौथा स्टेंजर था कि मनुष्य जो है दैत्य बनकर अपने भोजन की तलाश में, है ना, भूखे कहाँ घूम रहा है, ये भूखे मतलब की दुनिया में, है ना, मतलबी दुनिया में घूम रहा है। अगर इस मतलबी दुनिया में उसे भोजन नहीं मिलता है तो वो अपने ही लोगों को मारकर खा जाता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सभी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वे गूंगे पड़े हैं, वे मूक है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं इसीलिए। और इस ऐसा अगर होता रहा तो कोई फरिश्ता हमें बचाना नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। और अंतिम लाइन यह था कि जो बूढ़े लाचार लोग हैं, फ्रस्ट्रेट लोग हैं, उनके जीवन में कष्ट आगे बढ़ता रहता है। ईश्वर जो है पर्वतों के श्रृंखलाओं के सुंदर चोटियों से आते हैं और अमृत रूपी जल लेकर आएंगे और उन्हें अंतिम कष्ट से मुक्ति देकर, है ना, उन्हें अपना आशीर्वाद दे देंगे। इस प्रकार ये आपका कविता खत्म होता है। तो आप जैसा जानते हैं कि मैं आपसे 3 मीनिंग पूछूंगा। तो चलिए आप अपना पहला मीनिंग ये बताइए कि टेम्पररी का स्पेलिंग क्या होता है। टेम्पररी मतलब होता है अस्थाई, है ना, जो परमानेंट ना हो, अस्थाई, उसको टेम्पररी कहते हैं। तो टेम्पररी का मीनिंग होता है TEMPORARY,
टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, अगर इस मीनिंग का आपको स्पेलिंग मालूम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा। चलिए आप दूसरा मीनिंग बताइए। कर्नल, आप सुने होंगे सेना अध्यक्ष के बारे में, सेना दल का अध्यक्ष जो होता है उसे कर्नल कहा जाता है आर्मी में। तो कर्नल का स्पेलिंग क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। COLONEL लिखाता है कोलोनेल, इसको पढ़ते हैं क्या, कर्नल। ठीक है, ये हुआ कर्नल का मतलब सेना दल अध्यक्ष। चलिए हम लोग अपने तीसरे मीनिंग पे आते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और आपका तीसरा जो मीनिंग है, ब्रिलियंट का स्पेलिंग क्या होता है, ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का स्पेलिंग होता है BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है तेज, प्रतिभाशाली। अगर आपका तीनों यह मीनिंग सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो अगर यह तीनों मीनिंग आपका सही होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। थैंक्स।